हरे कृष्णा। क्या हाल चाल आप लोग के। आज ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी। नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है जीएसटी? जैसा मेरे को उम्मीद थी कि आप फुल फॉर्म बताएंगे, और सही बताया आपने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। जब जीएसटी आया ना, तो वो अपने साथ करीब करीब 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले गया। यानी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सबस्यूम्ड हो गए जीएसटी में। सबस्यूम्ड का मतलब समा गए, वो खत्म हो गए और आ गया जीएसटी। करीब करीब 8 साल हो गए हैं जीएसटी आए, बट तब भी अभी भी लगता है कि जैसे कल की बात हो। क्योंकि हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पहले वाले लॉज भी पढ़े थे, वो भी पढ़ाए थे, जीएसटी भी पढ़ा, जीएसटी भी पढ़ा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं दोनों में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों पता है। तो आपने जैसा कहा है कि जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि आपके एग्जाम में 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है, आपको पता है, और 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है। 40 नंबर में करीब करीब 5 नंबर का कस्टम आता है, कस्टम एक्ट। 5 मार्क्स का वो आता है। बचे हुए 35 मार्क्स का जीएसटी है। 35 नंबर अपने साथ जीएसटी लेके आएगा। तो जीएसटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल ये प्ले करेगा एग्जाम में, ये डिसाइड करने पे कि आप पास होंगे कि एग्जामिशन लाएंगे। हम क्यों फेल की बात करें, है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले तो यहां से शुरू करते हैं कि क्या जरूरत पड़ी जीएसटी लाने की। अपन क्यों जीएसटी लेके आए, और क्या हम दुनिया में पहले थे जो जीएसटी लेके आए? क्या सबसे पहले हम थे? नहीं जी। सबसे पहले जीएसटी लाया था पूरे वर्ल्ड में फ्रांस ने। और वो भी आपको पता है कब लाया था? 1954 में। आपका छोड़िए, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था। हम अपने पिछले जन्म में होंगे तो पता नहीं, इस ये जन्म तो नहीं हुआ था। और अपन लेकर के आए 2017 में। करीब करीब जब अपन लेके आए ना, 160 कंट्रीज ऑलमोस्ट जीएसटी लगा चुकी थी ऑलरेडी। 160 कंट्री, हम लोग बड़ा पीछे चले। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सवाल आता है जरूरत क्या थी साहब? जो पहले था जो अब है, फर्क क्या है? पहले वाला ही चलने देते, क्यों चेंज कर दिया गया लॉ को? देखिए, पहले क्या होता था, मैं आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूं। जब गुड्स प्रोड्यूस होते थे, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तब पहले ना एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। एक एक्ट हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। जब गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, ये सब आपकी इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये इंटरेस्ट है कि जीएसटी क्यों लाया गया। ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, बट पता तो होना चाहिए। तो पहले जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे ना, तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। फिर जब गुड्स बेचे जाते थे बनने के बाद, जब सेल होते थे, तो उस समय वैट लगता था। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिकता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था। और जब सर्विसेज अगर कोई रेंडर कर रहा होता था तो सर्विस टैक्स लगता था। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे हम लोग, मैं अपनी बात करूं, हम लोग पहले सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी जीएसटी आने से पहले भी हम रजिस्टर्ड थे, किसमें रजिस्टर्ड थे? लेकिन सर्विस टैक्स में। अब एक बात जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा सेटअप लगवा रखा है। मान लीजिए मैंने लेट से एक एसी परचेज किया, और ये मैं आपको प्री जीएसटी की बात बता रहा हूं, जीएसटी आने से पहले। तो जब मैंने एसी परचेज किया ना, तो एसी के अंदर बहुत सारे टैक्सेस लगे थे। कैसे टैक्सेस मैं बताऊं आपको। जब एसी बना तब उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी। जब वो बिका तब उसके ऊपर वैट लगा, या दूसरे स्टेट से खरीदा तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा। और भी छोटी छोटी चीजें लगी होंगी, लेकिन मोटा मोटा ये था। अब जैसे मान लो हमने 40,000 का एसी है, 10,000 के टैक्सेस हैं, टोटल एसी पड़ा मेरे को 50,000। तो मेरी जो कॉस्ट आती थी ना, वो 50,000 रुपए आती थी 50,000 की। आज क्या होता है सर, आज भी समझ लो। आज क्या है साहब, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। मैं जिससे एसी खरीद रहा हूं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। उसने क्या किया, उसने 50,000 का एसी लेट से हमको बेचा, 40,000 का एसी, और मान लेते हैं 10,000 का जीएसटी। थोड़ी देर मान लेते हैं।
तो 50,000 रुपए बिल में लग के आए। अब गवर्नमेंट मेरे से कहती है, जीएसटी डिपार्टमेंट मेरे से कहता है कि सर आपकी कॉस्ट 50,000 नहीं है, आप अपनी कॉस्ट केवल 40,000 मानना। हमने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम 50,000 दे के आए हैं, तब उसने हमको एसी दिया है, और आप कह रहे हो कि सर आपकी कॉस्ट केवल 40,000 है, 50,000 नहीं है, ये कैसी बातें हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है सर सुनिए ना, ये जो 10,000 रुपए आप पे करके आए हैं, हम इसका आपको बेनिफिट दे देंगे, इसका कुछ आपको क्रेडिट दे देंगे। हमने कहा कैसा बेनिफिट, कैसा क्रेडिट, क्या कहना चाहते हो, खुल के बताओ। कह रहा सर आप करते क्या। हमने कहा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कह रहा आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा ये क्या होता है आउटवर्ड सप्लाई। कह रहा एक होता है इनवर्ड सप्लाई, एक होता है आउटवर्ड, नाम पे फोकस करो। इनवर्ड जो आपने खरीदा या किसी से ली सप्लाई, आउटवर्ड जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने कहा हमारी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो है कोचिंग क्लासेस, हम बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। कह रहे साहब आप जो फीस लेते हैं उस पर जीएसटी लगता है। हमने कहा कह रहे सर इस महीने का जीएसटी कितना बना। हमने कैलकुलेट करने का 1 लाख बना लेट्स से। कह रहे सर आप हमारे पास 1 लाख मत जमा कराना। हमने नहीं कराए जमा है, ये हमारा हो गया घूमा है। कह रही नहीं, 1 लाख में आपने 10,000 जो एसी खरीदने पे जीएसटी पे किया था, इसका बेनिफिट ले लेना, आप केवल 90,000 और जमा करा देना। हमने कहा अच्छा। कह रही हाँ, आपने जो इनवर्ड सप्लाई ली उस पे जो टैक्स पे किया, इसका आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। हमने थोड़ा फिर से समझाओ क्या आईटीसी, क्या कह रहा आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने कहा मतलब कह रहे देखो जो सामान खरीदा वो इनपुट, उस पे जो टैक्स लगा वो इनपुट टैक्स, उसका बेनिफिट मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, तो उसको बोलने लगते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने कहा अरे पहले क्यों नहीं देते थे, आज तुम दे रहे हो, पुराने लॉ में दे देते तो ये झंझटी ना होता, जीएसटी काहे लेके आए। कह रहे पहले कैसे देते सर। हमने क्यों कैसे क्या नहीं देते। कह रहा सर आप सोचिए ना, आप पहले सर किस में रजिस्टर्ड थे। हमने कहा हम तो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे। कह रहा आपने जिससे एसी परचेज किया दुकानदार वो किस में रजिस्टर्ड था। हमने कहा वो वैट में रजिस्टर्ड था, सेंट्रल सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड था। कह रहा उसने जिससे परचेज किया होगा वो किस में रजिस्टर्ड था। हमने कहा वो एक्साइज में रजिस्टर्ड था, साथ में वैट वगैरह में भी रजिस्टर्ड था। कह रहा आप सोचिए ना साहब, आप रजिस्टर्ड है सर्विस टैक्स में, वो ले रहा है आपसे वैट, बिल में वैट लग के आ रहा है, हम आपको उसका क्रेडिट कैसे दें। वैट एक अलग कॉन्सेप्ट, सर्विस टैक्स अलग कॉन्सेप्ट, हम बेनिफिट दे ही नहीं पाते, वो तो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। बट आज क्या है, आज वो बंदा भी बिल में जीएसटी लगा रहा है, वैट तो लगा नहीं रहा है, आप भी जीएसटी लगाते हैं, तो हम आपको बेनिफिट दे देंगे। यानी सबसे ज्यादा सरकार ने जो एडवर्टीजमेंट किया जीएसटी लाने से पहले, वो सबसे पहला मुद्दा यही था कि साहब आपको आईटीसी मिलता रहेगा बिना किसी चेन ब्रेक के। पहले भी मिला करता था, ऐसा नहीं कि पहले मिलता ही नहीं था, बट पहले चेन ब्रेक हो जाती थी। मतलब जैसे मान लो एक इंसान एक्साइज में रजिस्टर्ड है, उसने दूसरे मैन्युफैक्चरर को बेचा, वो भी एक्साइज में रजिस्टर्ड है, तो वो ले लेता था। लेकिन फिर वो आगे बेच रहा है रिटेलर को जो एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं, वैट में रजिस्टर्ड है, रिटेलर एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं होता था क्योंकि मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगता था, तो फिर एक्साइज का क्रेडिट मिलता नहीं था। अल्टीमेटली होता क्या था, चीजों की कॉस्ट बढ़ती जाती थी। चीजों कॉस्ट समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को 40,000 का एसी पड़ा, 10,000 का छूट मिली पड़ी, तो हम भी फीस उसी हिसाब से रखेंगे। 50,000 का एसी पड़ेगा तो हम कहीं खर्चा इतना आ रहा है, फीस उस हिसाब से रखो। अल्टीमेटली कॉस्टिंग बढ़ती थी। तो एक फायदा कहीं ना कहीं आपको जीएसटी आने की वजह से आईटीसी मिलता रहेगा। दूसरा फायदा सुनते जाइएगा, पूरी आज की चर्चा आप सुन लेंगे तो जीएसटी क्यों लाया गया आपको सब समझ आ जाएगा। पहले जैसा मैंने कहा ना कि वैट लगता था, जब गुड्स बेचे जाते थे ना विद इन स्टेट, तो वैट लगता था। अब वैट जब लगता था ना, तो जितने स्टेट थे ना उन सब ने अपना अपना वैट एक्ट बना रखा था और सब अपने अपने हिसाब से बातें करते थे। कहने का मतलब मान लो जैसे ये पेन बिका, तो हो सकता है यूपी वैट एक्ट में लिखा हो कि इस पेन पे 12% का वैट लगेगा, दिल्ली के वैट एक्ट में लिखा हो कि 5% का वैट लगेगा, किसी और वैट एक्ट में कुछ और लिखा, मतलब कमोडिटी सेम है और इंडिया के अंदर ही ये डिफरेंशिएशन हो रहा है साहब। ये डिस्पैरिटी इंडिया के अंदर ही देखी जा रही है कि कहीं पे वही चीज सस्ती बिक रही है, कहीं पे वही चीज महंगी बिक रही है, बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी क्योंकि स्टेट का मैटर था, जैसा स्टेट चाहता था वैसा लॉ बना देता था। हर स्टेट अपने अपने हिसाब से लॉ बना रहा था। कोई कहता था वैट का रिटर्न
मंथली जाएगा, कोई कहता था क्वार्टरली जाएगा। अब उसमें एक और समस्या क्या थी कि सपोज करो, मान लो मेरी शॉप है पेन की, मैं पेन बेचता हूं, मेरी एक शॉप यूपी में भी है, मेरी एक शॉप दिल्ली में भी है, मेरी एक शॉप शॉप मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है। अब मैं सभी जगह वैट में रजिस्टर्ड होना पड़ता था, और मेरे को सभी के वैट की नॉलेज होनी चाहिए, सब में एक्ट में अलग अलग लिखा था, तभी तो व्यापार कर पाऊंगा। तो साहब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, बड़ी दिक्कत आती थी। तीसरी बात, जैसे जब पहले क्या होता था, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बिकते थे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था, सीएसटी लगता था। आज तो जीएसटी ही लगता है। अब वो जो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था। सर कहना क्या चाहते हो, जो सीएसटी था ना, वो लगता तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर डेलीगेट कर रखी थी स्टेट्स को कि तुम ही लगा लेना, तुम ही रख लेना। अब जैसे मान लो पहले गुड्स बिके यूपी से महाराष्ट्र, अब यूपी से महाराष्ट्र गुड्स बिके, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, वो जाता था यूपी गवर्नमेंट की जेब में, ओरिजिन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं था। आज जो है जीएसटी वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। यूपी से महाराष्ट्र गुड्स बिके, उस पे जो जीएसटी का स्टेट का पोर्शन है वो यूपी गवर्नमेंट की जेब में ना जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जेब में जाता है। सर इससे फर्क ही क्या पड़ता है? क्या कोई फर्क है? क्या कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज? समझिए ना साहब, सपोज करिए पहले एक कार बिकी यूपी से महाराष्ट्र, टैक्स जा रहा है फ्री जीएसटी यूपी गवर्नमेंट की जेब में, कार कहां चलेगी? महाराष्ट्र। गड्ढों में सड़कें कहां होंगी, मतलब सड़कों पे गड्ढे कहां होंगे? अपन तो जहां रहते हैं गड्ढों में सड़कें ढूंढते हैं, हाँ, तो सड़कों पे गड्ढे कहां पे होंगे? महाराष्ट्र। कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो मौकाए वारदात पे कौन सी पुलिस, कौन सी एम्बुलेंस पहुंचेगी? महाराष्ट्र। यानी सारा खर्चा हो रहा है वहां की गवर्नमेंट का, और टैक्स कौन लिए बैठी है? यहाँ की गवर्नमेंट। प्रॉब्लम समझ रहे हैं? जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड बनाया। ऐसा नहीं कि यूपी का नुकसान, ये तो एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र से यूपी बिक रहा होगा आज तो यूपी को टैक्स मिलेगा, वो तो डेस्टिनेशन बेस है। तो जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड रखा, गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी। और साहब जो डिस्पैरिटी मैंने आपको बताई कि वैट में अलग अलग सारे स्टेट्स अपनी मनमानी किया करते थे, उसको जीएसटी लॉ ने खत्म किया और सभी पे एक ही जैसा लॉ बना दिया। जब जीएसटी आया था तब आप लोग स्कूल में होंगे, स्कूल में थे, है ना? सुना था कुछ ऐसा आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, कुछ ऐसा एड वेड आता था टीवी में, कभी कोई ध्यान दिया हो? वो पीवी सिंधु उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, समय ऐड किया, काफी ऐड करवाया गवर्नमेंट ने, वन नेशन वन टैक्स। सुना है आपने ये टैगलाइन, एक देश एक कर? अच्छा सच्चाई क्या है? ये तो ऐड हुआ, सच्चाई क्या है? जीएसटी क्या वाकई एक है? अभी आपको पढ़ाऊंगा, 35 जीएसटी के एक्ट हैं, एक नहीं है, 35 जीएसटी के एक्ट हैं। अब वो क्या है वो बताऊंगा आपको। जीएसटी में रेट्स को लेकर के कम रखे गए, जब बहुत सारे रेट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है तो लॉ टफ हो जाता है, तो रेट्स कम रखे गए। किसी कुछ चीजों पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18%, कुछ पे 28%, और जो गोल्ड वगैरह है 3%, या रॉ डायमंड वगैरह है 0.25%। तो रेट्स को थोड़ा सा कम रखने की कोशिश है, और अभी फिर से गवर्नमेंट कह रही है, अभी किया नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम जीएसटी के रेट्स को और कम करेंगे, हम ये जितने रेट्स हैं इनको और कम करेंगे। तो जीएसटी अपने आप में बहुत ही अच्छा है एज कंपेयर टू पुराने लॉज को देखते हुए। बाकी इसके अंदर बहुत बारीकियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और जो वक्त के साथ एक एक करके आएगा। पेपर का जो लेवल है, पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं, पेपर का जो लेवल है, अब इंस्टीट्यूट करता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 40 नंबर का जीएसटी और कस्टम मिला करके है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही 3 पन्ने का है। आजकल केस स्टडी बेस्ड इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जैसे पहला ही क्वेश्चन तीन पन्नों का है, और पहला क्वेश्चन के आई थिंक ई या एफ तक पार्ट्स थे जो 20 नंबर के पार्ट है। तो 40 में से 5 कस्टम हटा दिया, 35 में से 20 तो पहला ही ले गया, बचा 15। वो होता क्या है, पहला वाला जो क्वेश्चन होता है, केस स्टडी बेस आपने और भी सब्जेक्ट्स में देखा होगा, सभी में वैसा कर रहा है। पहला वाला क्वेश्चन अपने आप में ना वैसे इजी होता है, बट वो होता इतना लंबा है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे की सांस फूल जाती है।
उसको अपनी नानी याद है क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना, होता लंबा नहीं। तो मैं एक और सजेशन आप लोग को दे रहा हूँ पूरे टेक्स्ट पेपर के लिए, केस स्टडी वाला, इवन आपको जो टेक्स्ट का डायरेक्ट टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन होगा वो भी केस स्टडी बेस्ड मिलने वाला है। आप केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है ये आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे, पहले बाकी क्वेश्चंस, यानी पहले क्वेश्चन पार्ट 1 का, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन इसको स्किप करेंगे, स्किप मींस छोड़ के ही नहीं आना है, अच्छा खासा कंटेंट है बट बाद में करना है, पहले बाकी सारे कर लिए। और बाद में भी जब आप इसको उठाएंगे तो पहले क्वेश्चंस पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। कई बार बहुत डायरेक्ट चीजें पूछ रहा है जिसका उस पैसे से, उस पूरी पंचायत से कोई लेना देना ही नहीं है। और दूसरा आप पढ़ के करेंगे तो अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ लिया कि सर पूछ रहा है कि इस पे क्या कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पढ़ाऊंगा जीएसटी में क्या होता है, तब आप क्वेश्चन उस नजरिए से पढ़ेंगे कि हाँ सर ने बताया था ये जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है। तो वो आखिरी में अटेम्प्ट करना है, लेकिन अपने करके चलना है। और अपने लोग सभी कुछ कवर करेंगे, कोशिश मैं करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करूं। इवन पास्ट ईयर्स में अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट आपसे पूछ चुका है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेस में कवर करता चलूं, ताकि आपको पता चले कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। और जीएसटी की कोई भी क्लास आप कभी भी मिस मत करिएगा, ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा आपको पास या फेल कराने पे लगा हुआ है। पास हो जाएंगे आप, इजी है अगर करके चलेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं जीएसटी के बारे में। तो देखते हैं जीएसटी क्या है सर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म तो हम लोग को पता ही है। जीएसटी इज ए मेजर माइलस्टोन इन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आज तक इससे बड़ा रिफॉर्म कभी नहीं था, क्योंकि 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बात ऐसा नहीं कि 2017 से चल रही है, बात तो चल रही सन 2000-2001 से, अटल बिहारी जी के सरकार से बात चल रही थी, ला नहीं पा रहे थे। बट इनकी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017 में नाओ देखा ना ताओ देखा, लगा दिया कि बाकी बाद में देखा जाएगा। और जाहिर सी बात, इतने सालों में बहुत सारी दिक्कतें भी हुई हैं लगने के बाद, लेकिन अब थोड़ा सा सेटल लॉ कहीं ना कहीं दिखता हुआ। जीएसटी क्या है सर? जीएसटी इज अ कॉमन एंड यूनिफाइड मतलब सिंगल टैक्स है जिसपे गुड्स पे भी लग रहा है और सर्विसेज में। आपको पता है सर्विस टैक्स, पहले ना सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता था, पहले सिर्फ गुड्स पे लगा करता था, पहले मतलब बहुत पहले। फिर 1994 में सर्विसेज पे भी सर्विस टैक्स लगने लगा, 1994 की बात बता रहा हूं। और उस समय केवल 3 सर्विसेज को सर्विस टैक्स के दायरे में डाला गया। और जब वो सर्विस टैक्स आया था तब लोगों ने कहा यार ये सर्विस पे क्यों लगा रहे, सर्विस का दायरा ही इतना बड़ा नहीं है हमारी जीडीपी में, सर्विसेज पे टैक्स लगा के क्या फायदा, कोई ज्यादा कलेक्शन होगा नहीं। और आज की तारीख में सर्विसेज का दायरा कितना बढ़ गया। उस समय 3 सर्विसेज पे लगता था, आज की तारीख में सभी पे लगता है, कुछ कुछ छोड़ के। जमाना बड़ा बदल गया और बहुत भयानक कलेक्शन है सर्विसेज से भी गवर्नमेंट का जीएसटी पे। तो गवर्नमेंट कह रही साहब गुड्स बेच रहे हो या सर्विसेज रेंडर कर रहे हो या दोनों कर रहे हो, हम आपसे लेने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जहां पे डेस्टिनेशन होगी, जहां पे कंजम्पशन होगा उस गवर्नमेंट को मिलने वाला है। यानी माल अगर यूपी से यूपी बिकता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यूपी गवर्नमेंट को मिलने वाला है। लेकिन यूपी से अगर बिकने वाला है गोवा तो किसको मिलने वाला है, गोवा को। गोवा से यूपी तो यूपी को, डेस्टिनेशन बेस्ड। सर कहां लगता है, पूरे इंडिया में क्या सर? जेएंडके में भी लगता है? जी बेटा, जब सर्विस टैक्स हुआ करता था तब सर्विस टैक्स जेएंडके में नहीं लगता था, जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था। बट ये गवर्नमेंट की अच्छाई कह लें, इन्होंने सबको मना लिया, सारे स्टेट्स में, सारी यूटीज में जीएसटी लगता है, तो पूरे इंडिया में लगता है इंक्लूडिंग जेएंडके। एंड है क्या सर? इट एडॉन्स डुअल टैक्सेशन मॉडल वेयर यूनियन एंड स्टेट्स लेवी एंड कलेक्ट टैक्स साइमल्टेनियसली। आपने देखा होगा बिल में कोई भी सामान खरीदा हो या सर्विसेज ली हो, आपने कभी अगर बिल को देखा हो तो बिल में ना सीजीएसटी लिखा होता है। हाँ, तो आपने देखा एसजीएसटी लिखा हो, कभी गौर किया ना आपने? सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी आज की तारीख में हम लोग करते क्या है, हम लोग डुअल जीएसटी फॉलो करते हैं। डुअल जीएसटी मतलब एट द सेम टाइम सेंट्रल भी उसी पे जीएसटी लगा रही है और स्टेट भी उसी पे जीएसटी लगा रहा है। क्या लगता है हम लोग अच्छा सिस्टम फॉलो करते हैं? महाकर रद्दी सिस्टम फॉलो करते हैं। पूरे वर्ल्ड में 160 कंट्रीज में सिर्फ गिनी चुनी 2-4 कंट्रियां हैं जो डुअल जीएसटी लगाती हैं, बाकी कोई डुअल जीएसटी नहीं लगाता, सब सिंगल जीएसटी लगाते हैं। मैं बताता हूं क्या।
ज्यादातर देश क्या करते हैं, एक जीएसटी लगाते हैं, वो पैसा पहुंच जाता है सेंट्रल के पास और सेंट्रल अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एलोकेट कर देती है स्टेट्स को। इंडिया में भी बात इसी की शुरू हुई थी। भाई हमें करना क्या था, क्यों जीएसटी लाया गया, हमें अपने टैक्स को इजी बनाना था, लोगों तक चीजों को पहुंचाना था गवर्नमेंट को कि चीजें इजी रहें, लोगों के लिए टफ ना रहे, व्यापारी के लिए बहुत ज्यादा टफनेस ना रहे। नहीं, व्यापारी यही करता रहेगा कि व्यापार करेगा, क्या वो तो जीएसटी पढ़ने नहीं आ सकता, आप लोग तो पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कोर्स कर रहे हैं, आपको एक डिग्री चाहिए। तो बात यहां से शुरू हुई कि हम भी एक ही सिंगल टैक्स लगाएंगे, हम डुअल टैक्सेशन हम भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बेकार जो है कुछ कंट्रीज वही लगा रही हैं साहब। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इतनी भयानक है कि स्टेट्स ने हाथ खड़े कर दिए। देखिए मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ, ये बुक्स में आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, है ना। स्टेट्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, स्टेट्स ने कहा नहीं सर, हम सिंगल जीएसटी नहीं लगने देंगे, हम मानेंगे नहीं, हमें जीएसटी नहीं चाहिए, हमें अपना वैट में रहना है, हम वैट में रहेंगे। स्टेट्स ने कहा नहीं सर, अगर हमने सिंगल जीएसटी पे मान लिया तो होगा क्या, आप पूरा जीएसटी लेके बैठ जाएंगे और फिर हम आपसे मांगते रहेंगे कटोरा पकड़ के, आप हमको अपने हिसाब से चलाएंगे, हम तो हमारे हाथ कट जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को। तो ज्यादातर स्टेट्स ने ना कर दिया कि हम पास नहीं होने देंगे। इतना कर करके समझा समझा करके फिर इस बात पे एग्री हुए कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग डुअल जीएसटी ले आते कि एट द सेम टाइम सेम वैल्यू पे सेंट्रल भी लगाएगी और स्टेट भी लगाएगी। हाँ, अच्छी चीज ये रही कि सेंट्रल ने ये मनाने पे कामयाब रही कि जिस वैल्यू पे सेंट्रल जीएसटी लगेगा उसी वैल्यू पे स्टेट जीएसटी। नहीं तो अगर ये भी नहीं मना पाती तो फिर तो जीएसटी खत्म नहीं हो जाता, बेकार हो जाता, क्योंकि हम दो दो वैल्यू निकाल ले होते कि सेंट्रल जीएसटी लगेगा इस वैल्यू पे, स्टेट लगेगा इस पे, नहीं ऐसा नहीं। और सेम रेट पे लगेगा, मतलब अगर 18% रेट है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 12% है तो 6% 5 है तो 2.5%। बट अपने यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग, डुअल जीएसटी फॉलो करते हैं। एग्जाम में ये नहीं लिख करके आएंगे कि वहां का बकवास सिस्टम है सर ने कहा, ऐसा नहीं लिख के आएंगे, ये आपके लिए बताया, ठीक है। तो इट adopts dual taxation model where union as well as state levy and collect taxes simultaneously। अगली बात बड़ी अच्छी बात है जो अच्छा किया इन्होंने, इट हैज बीन डिजाइन टू बी फुली ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन करा सकते हैं। आपको टैक्स जमा करना है, ऑनलाइन हो जाए। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, देश दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, ये तो हो ही सकता था। आपको जीएसटी का रिटर्न भरना है, ऑनलाइन हो जाएगा। जीएसटी की नोटिस आनी है, नोटिस समझते हैं किसी क्लाइंट को, नोटिस ऑनलाइन आ जाएगी। रिप्लाई होना है, ऑनलाइन हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑटोमेटेड है और ऑनलाइन है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, मैं बताऊं आपको। जैसे पहले क्या होता था, जीएसटी आने से पहले, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, जो हम लोग तो प्रैक्टिस में है। जैसे सपोज करिए हमें किसी का सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी आने से पहले, तो साहब सर्विस टैक्स ऑफिस जाना पड़ता था, है ना, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे। फिर जो प्यून होता था ना, चपरासी, वो फाइल तब तक आगे नहीं बढ़ाता जब तक उसकी जेब में 100-200 रुपए ना डाल दो। फिर आगे बढ़ती थी फाइल, फिर वहां कुछ चंदा चढ़ाना पड़ता था। यानी पूरा पूरा कहीं ना कहीं सिस्टम जो है भयानक तरीके से करप्ट हो चुका था। एक मोडस ऑपरेंडी बन गई थी कि ये तो होता ही है साहब, वो तो कहते हैं ये तो 200 तो मिलते ही हमको हर फाइल के। अब जितना अगर आपको करप्शन फ्री करना है चीजों को, तो आपको उतना ही चीजों को ऑनलाइन करना होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना होगा। तो जीएसटी में यह कोशिश करी गई कि साहब ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटेड रहे, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहे। जैसे सपोज करिए मान लीजिए जीएसटी जमा हुआ, अभी मैंने आपको आईटीसी के बारे में बताया, थोड़ा समझ पा रहे हैं आप आईटीसी के बारे में, कि जिसने खरीदा उसको क्या मिल जाएगा, आईटीसी। और जो इंसान बेचता है ना, जो इंसान बेच रहा है, सपोज करिए हमने जिससे एसी खरीदा, हम खरीदार हैं, वो बेचने वाला बिल में जीएसटी लगाएगा और मेरे से मेरा जीएसटी नंबर पूछेगा। सबका अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसको हम लोग जीएसटी आईएन बोलते हैं, वो भी अभी आगे आएगा, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो मेरे से मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, बिल में मेरा नाम लिखेगा, किसने खरीदा, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, उसका तो लिखा ही होगा, उसका तो प्रिंटेड होगा ही होगा जिसने बेचा, और बायर का भी होगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एसी खरीदूंगा, मैं उसको 40,000 रुपए दूंगा प्लस 10,000 जीएसटी के 50,000 रुपए दूंगा, एसी खरीद लूंगा।
अब वो क्या करेगा, वो 10,000 को आगे जमा कराएगा, वो अपने पास थोड़ी ना रखेगा, वो 10,000 रुपए को गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। जब वो जमा कराएगा ना, उसके बाद जमा कराने के बाद वो भरेगा जीएसटी रिटर्न। उसको बताना पड़ेगा ना सरकार को कि तुमने जो जीएसटी जमा कराया क्या बेचा था, किसको बेचा था, तो वो भरेगा अपना जीएसटी रिटर्न, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जीएसटी का रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होता है वैसे जीएसटी का रिटर्न डिटेल बतानी पड़ती है। तो जब वो भरेगा तो उसमें भरेगा वो बंदा कि ये हमने इनको बेचा, इनका नाम ये था, वो भर रहा है ना, मेरा जीएसटी नंबर डालेगा, कितने का बेचा, जीएसटी कितना बनता है, ऐसे ही और जिसको बेचा होगा सबका जीएसटी नंबर डाल डाल करके वो फिल करेगा और जीएसटी रिटर्न सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद क्या होगा, सबमिट करने के बाद क्या होगा, जब मैं अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके देखूंगा, मेरे पास अपना लॉगिन आईडी, उसके अपना, जैसे आप इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो सबके पास अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना। कोई दूसरा रील अपलोड करता है तो आपको वो रील देखने के लिए उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए होता है। आप अपने से देखते हैं आज मैं रील डाली है, घूम रहा है ना। सेम तरीके से हम अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे तब हमको दिखने लगेगा कि साहब मेरे पास इतना आईटीसी अवेलेबल है, आपने इससे सामान खरीदा था। ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड कैसे, उसने डाला जीएसटी नंबर मेरा और मेरे में दिखने लगा, लिंक हो गया, तभी मेरे को आईटीसी मिलता है, नहीं तो मिलता ही नहीं है। ये भी सब सीखेंगे, आईटीसी भी पूरा टॉपिक सीखेंगे। तो फुली ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं साहब कि ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है, तो साहब ऑनलाइन के लिए आपको अपना जीएसटी की वेबसाइट जो है, आपको जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसको तगड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी कुछ क्या है, ऑनलाइन। जब जीएसटी आया था उस समय पे, जब जीएसटी का रिटर्न हम लोग भरते थे, 2017 की बात आपको बता रहा हूं, सब इतनी दिक्कतें होती थी, एक एक रिटर्न भरने में 2-2 3-3 घंटे लगते थे, वेबसाइट नहीं चल रही होती थी। उसके बाद भर दिया, भरने के बाद सबमिट किया, सेव किया, पूरा डेटा उड़ गया। पोर्टल इतना प्रॉब्लमेटिक था, उनको भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा लोड होगा। खैर, तो बड़ी दिक्कतें थी। तो साहब आपको अपना आईटी सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको आईटी सिस्टम को बढ़िया करना पड़ेगा। इसके लिए बनाया गवर्नमेंट ने जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क। क्या बना दिया, कह रहे हैं जायंट पोर्टल कॉल्ड जीएसटी नेटवर्क इज बीइंग यूज्ड। क्यों, टू एंश्योर कि वर्किंग जीएसटी की जो आईटी बैकबोन है वो स्मूथली चलती रहे, स्मूथ वर्किंग होती रहे। नहीं तो साहब वो बैठ गया, वेबसाइट बैठ गई, हमें जीएसटी जमा करना है कैसे करें, रिटर्न भरना है कैसे भरें, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है कैसे करें, ऑफिसर को नोटिस इशू करनी कैसे करें, तो सब कुछ तो भाई साहब पोर्टल जो है बड़ा मजबूत होना चाहिए। प्लस जैसे आपको क्या लगता है, जैसे जब जीएसटी आया तो उस समय के आने के बाद जीएसटी में क्या जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं करने पड़ेंगे, एक बार जो लॉ आ गया करने पड़ेंगे, और कितने सारे करे गए इस दौरान, और अभी भी गवर्नमेंट कर ही रही है। इवन इनकम टैक्स एक्ट आए, 1947 एक्ट है, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव, साल के बीच में भी कई बार बदलाव होते हैं, लॉ सेटल ही नहीं हो पा रहा है हमारा। तो साहब यहाँ पे भी पता था कि हमें चीजों को चेंज करना पड़ेगा, या कई बार क्या होता है कि अभी कोई चीजों को जीएसटी के दायरे से हटाया हुआ हो, बाद में हो सकता है उनको जीएसटी के दायरे में लाना हो, या किसी पे कभी रेट कम करना हो, या रेट ज्यादा करना हो, या किसी को एग्जेम्प्ट करना हो, या फलाना 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 बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो अमेंडमेंट, वो चेंजेस के लिए कैसे होएगा, तो उसके लिए इन्होंने एक बनाई जीएसटी काउंसिल। क्या बनाई, जीएसटी काउंसिल क्या है, एक तरीके की कमेटी है जिसमें जो अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ना, कौन है, निर्मला जी है ना, निर्मला सीतारमन जी, वो उसकी चीफ है, चेयरपर्सन है, और बाकी जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के, वो उसके मेंबर हैं। जितना भी डिसीजंस होते हैं वो सब इन्हीं लोगों की वोटिंग से होते हैं। तो पढ़ के देखते हैं, अ हाई पावर्ड फेडरल बॉडी जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, इसको एक्स्टेब्लिश किया गया आर्टिकल 279 ए के तहत, टू डिसाइड, इसका काम क्या है सर, पॉलिसी मैटर डिसाइड करना, प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करना, एंड जीएसटी को सही से इंप्लीमेंट कराना। नहीं, ओवरऑल जीएसटी में जितने भी बदलाव, जितने भी चेंजेस होने हैं, या मान लो इनको लग रहा है कि अब रिटर्न मंथली नहीं क्वार्टरली भेजा जाएगा, तो वो सारे ये लोग रिकमेंड करते रहते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेते रहते हैं। कोई डाउट या किसी भी दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, या कोई पॉइंट आप समझना चाह रहे हो, क्लियर है सभी को, पक्का? अच्छा जी, अब कुछ बेसिक समरी की और बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहली कंट्री कौन थी जिसने जीएसटी लगाया, फ्रांस ने 1954 में, पता है।
करीब करीब 160 कंट्रीज ने जीएसटी लगा दिया है। और सभी क्या अलग अलग रेट है, अपने हिसाब से जीएसटी वो लोग लगाते हैं। और अपने इंडिया में अगर हम बात करें तो हम 5% लगा रहे हैं, 12% लगा रहे हैं, 18% लगा रहे हैं और 28% भी लगा रहे हैं कार वगैरह पे, है ना। 28% भी हम जीएसटी लगा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हम बड़े पीछे थे जीएसटी लगाने के लिए, क्योंकि हमने जब लगाया तब तक बहुत सारी कंट्रियां लगा चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें आगे होना था, कहीं ना कहीं तो हमारा भी नाम आना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेट जो जीएसटी का लगाया जाता है वो इंडिया में लगाया जाता है। 28% पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं लगता। नंबर 1 रेट के मामले में हम लोग हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना आता है जहां 27% है। यानी आप इससे समझिए इतना हैवी टैक्स। बहुत से लोग आपने सुना होगा टैक्स की चोरी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स के रेट्स इतने हैवी हैं कि हो सकता है व्यापारी झेल ही ना पा रहा हो कि इनको ही दे देंगे तो कहीं भंडारे में तो खाना नहीं पकाना पड़ेगा, है ना। तो खैर आपको देखना चाहिए भाई दुनिया कैसे सर्वाइव कर रही है। और ऐसा तो है नहीं कि बाकी डेवलप्ड नहीं है, बहुत सी डेवलप कंट्रीज हैं। तो खैर बातें थी उस समय भी कि आने वाले टाइम में हम रेट को रिड्यूस करेंगे, बट अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और जो भी है वो है। चलिए खैर, इंडिया हैज द हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन द वर्ल्ड, दैट इज 28%, नेक्स्ट ओनली टू अर्जेंटीना। अर्जेंटीना तो भी हमसे 1% कम है। तो हमें कहीं ना कहीं पहले नंबर पे रहना था। जैसे हम पॉपुलेशन के मामले में आज पहले नंबर पे हैं, जिसपे कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रोग जो है, सबसे बड़ा जो हमारी लिए भविष्य में दिक्कतें होने वाली हैं वो पॉपुलेशन को लेके, क्योंकि कहीं चाहिए भीड़ है, जॉब्स के लिए दिक्कत होगी, सब कुछ दिक्कत, लेकिन जो भी है। खैर 4 रेट स्ट्रक्चर पे आमतौर पे जीएसटी है, वैसे हैं और भी रेट, लेकिन मेनली 4, एक 5%, 12%, 18%, 28%। कुछ पे 5 है, कुछ पे 12, कुछ पे 18, कुछ पे 28। इसके अलावा जो सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स हैं, सिन समझते हैं, सिन मतलब होता है पापी, पापी गुड्स जिन्होंने पाप किया, और लग्जरी आइटम्स आप समझते ही हैं। उन पे इनके अलावा सेस भी लेती है गवर्नमेंट, जीएसटी सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस। यानी जीएसटी तो ले ही रही है और साथ में क्या ले रही है, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी ले रही। सभी पे नहीं ले रही है, कुछ पे, जैसे सिगरेट, मोटर कार, आप समझ पा रहे हैं, है ना, पान मसाला। तो ऐसी चीजों पे, एरिएटेड वाटर्स, वो क्या कर रही है, जीएसटी तो ले ही रही है, सेस भी ले रही है। तो लिखा है विथ सेस ऑन सिन गुड्स एंड लग्जरी आइटम, जैसे कि जिसको हम डीमेरिट गुड्स बोलते हैं, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, मोटर कार, कोल, एरिएटेड वाटर्स एक्सेट्रा। एरिएटेड वाटर समझते हैं? नहीं, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो एरिएटेड है, एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो आप फिज निकलती है जो शरीर को सड़ा रही है ना, वो है। इसके अलावा 3% है गोल्ड पे और 0.25 भी है, वो मैंने जानबूझ के लिखा नहीं। हाँ, ये बात करते हैं साहब मजेदार। जीएसटी जो है आज की तारीख में वो 5 लेजिस्लेशंस में कवर्ड है, 5 लॉज हैं। मैंने आपसे कहा था 35 हैं, बट यहाँ 5 लिखे हैं सर आपने। मैं समझाता हूँ दोनों बातें आपको। एक तो है साहब सेंट्रल जीएसटी एक्ट, स्टेट जीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी, एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। अब ये है क्या सर? गिनो, 5 है, गिनो एक बार, गिने, नंबरिंग करो। एक ये हो गया सेंट्रल जीएसटी, दूसरा ये, तीसरा इंटीग्रेटेड, चौथा यूटी, पांचवा ये। 5 हो रहे। अब ये 5 हैं क्या, अलग अलग समझिएगा। एक बना हुआ है सीजीएसटी एक्ट 2017, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे बिल में आपने देखा भी है सीजीएसटी ले रही, तो उसकी पावर तो लानी पड़ेगी ना, एक्ट तो बनाना पड़ेगा ना साहब कि सेंट्रल कैसे ले रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है। जितने स्टेट्स हैं उतने बने हुए हैं एसजीएसटी एक्ट। जैसे यूपी जीएसटी एक्ट, एस की जगह स्टेट का नाम लिख दो, उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, गोवा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जम्मू एंड कश्मीर 2000 गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, हरियाणा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? टोटल 31 एसजीएसटी एक्ट बने हुए हैं। आपको कौन सा पढ़ना होगा, पूरे 31 के केवल यूपी का? आप कानपुर में थे, यूपी में थे, कानपुर में यूपी का पढ़े। आपका पेपर तो नेशनल है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप यूपी में बैठे हो, जो बच्चा महाराष्ट्र में पढ़ा बहुत से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो सबका पेपर अलग अलग आ रहा है, सबका पेपर तो सेम आना है ना। संभाल के, दिल संभाल के बैठिएगा, हार्ट अटैक ना है ना। आगे सुनिए, एक बना है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है मैं बताता हूं आपको।
हमारे यहाँ क्या होता है, जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, आईजीएसटी लगता है। सर ये इंटर स्टेट क्या होता है? इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई होती है, या तो इंट्रा स्टेट होगी, इंट्रा मतलब होता है विद इन स्टेट, सब अभी आगे आएगा। इंट्रा स्टेट मतलब होता है विद इन स्टेट, जब विद इन स्टेट सप्लाई होती है तो बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। लेकिन जब इंटर स्टेट होती है यानी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो बिल में आईजीएसटी लगता है। तो उसके लिए बनाना पड़ा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अगर 18% का रेट है, विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है तो 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी। लेकिन अगर आउटसाइड स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी लगता है 18%, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, आईजीएसटी लगता है 18% का। तो एक बना हुआ आईजीएसटी एक्ट। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज सुनी आपने? क्या होती है यूनियन टेरिटरीज? हाँ, जिसमें यूनियन का रूल है, जिसमें कोई अपने आप स्टेट नहीं है, कोई खुद का लेजिस्लेशन नहीं है। हालांकि दो ऐसी हैं जहां पे खुद का लेजिस्लेशन भी है, यूटी भी है और लेजिस्लेशन भी है। लेजिस्लेशन मींस गवर्नमेंट भी है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। वहां पे स्टेट एक्ट बने हुए हैं। बट बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ा होगा शायद। यूनियन टेरिटरीज क्या है, जब देखिए स्टेट्स का विभाजन हुआ तो कुछ जगह ऐसी थी जो इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको स्टेट्स बना पाए, या बड़ी थी भी तो फाइनेंशियली इतनी इम्बैलेंस थी कि अगर इनको स्टेट्स के फॉर्म में बना दिया जाता तो वो खत्म हो जाते। तो उनको यूनियन ने कहा हम अपने अंडर रखेंगे, हम संभालेंगे इनको, तो वहां से बनी वो यूनियन टेरिटरीज। तो जो यूटीज हैं आज की तारीख में 5, अभी उनकी चर्चा आगे करेंगे। तो वो जो यूटीज हैं उनके लिए एक बनाया यूटी जीएसटी एक्ट, 5 नहीं बने, एक बना, ठीक है ना। और ये क्या है सर, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। जब जीएसटी आया तो स्टेट्स पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर किसी तरीके से डुअल टैक्सेशन मॉडल पे उनको मनाया गया। डुअल मतलब समझते ना, दो की साइमल्टेनियसली सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। उसके बाद भी उनका ये था कि साहब आप जीएसटी ला देंगे और पुराने टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिड्यूम्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा टैक्स कलेक्शन कम होगा, ऐसा स्टेट्स को डर था कि जीएसटी आने की वजह से हमारा टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। बट जेटली साहब ने बहुत अच्छे से उनको मंगा लिया। जेटली साहब हमारे बीच में नहीं है, बट उस समय तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने स्टेट से कहा कि नहीं कम होगा, आप मेरी विश्वास करिए, हम हैं आपके साथ, हम आपका जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा आपका। स्टेट्स ने कहा नहीं सर नहीं, हम नहीं मानते, हमें नहीं लगाना। जेटली साहब ने कहा अच्छा अगर तुम्हारा कलेक्शन कम होगा तो हम भरपाई करेंगे, हम तुमको पैसे देंगे अगर जीएसटी आने की वजह से तुम्हारा कलेक्शन कम हो गया। स्टेट्स ने कहा देखिए भैया, वादे तो हम भी बहुत करते हैं, तो पूरे कौन करता है? हम भी नेता ही हैं। कह रहे मुंह जबानी नहीं, लिख के बताओ, एक्ट बनाओ। एक एक्ट बनाया गया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। सरकार कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है स्टेट गवर्नमेंट से कि जीएसटी आने की वजह से अगर तुम्हारा कलेक्शन कम हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। वो करेंगे कैसे? जैसे नायक पिक्चर में, नायक पिक्चर देखिए आप लोगों ने, अमरीश पुरी वाली देखिए ना। हाँ, बाकी लोगों ने वेब सीरीज छोड़ के थोड़ा पिक्चर देखो, नायक देखना है ना देखिए तो। अमरीश पुरी है, अनिल कपूर है। तो उसमें ना वो कहता है, वो इंटरव्यू लेता है तो कहता है तुम्हें पता नहीं है हमारे पास एक ये है एक वो है, कभी चीफ मिनिस्टर बन के देखो तो जानो। कहते बताओ बनोगे चीफ मिनिस्टर, बताओ बनोगे चीफ? कहता हाँ बनेंगे। फिर उसके बाद जब वो बाद में अमरीश पुरी जाता है तो बाकी लोग बोलते हैं ये जो नालायकी करके आए, बेवकूफी, इसकी दौड़ में कोई जगह है क्या? तो कहते हैं हाँ एक दिन का बन सकता है, ऐसा ऐसा हुआ था तो बना देते हैं उसको। सेम तरीके से अब जेटली साहब ने कह तो दिया कि देंगे, देंगे कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट नोट तो छाप नहीं रही है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में जितना चाहे मोदी जी नोट छाप छाप के बांटते रहे, पूरी गरीबी मिटा दें। हा? देंगे कहां से? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पब्लिक को पकड़ो, कंज्यूमर को पकड़ो, उसके नाम के आगे मर है, कंज्यूमर मर, कस्टमर मर, फिर उसको पकड़ो और उससे क्या करो, जीएसटी तो ले ही रहे हो और उससे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी ले लो। सब पे ना लो, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो सिन गुड्स हैं, जैसे सिगरेट। अब जो सिगरेट पीने वाला है 10 की बिकेगी तो भी पिएगा, 100 की बिकेगी तो भी किडनी बेच के पिएगा, पिएगा जरूर, है कि नहीं? शराब पीने वाला है सब बिक जाएगा, नहीं पिएगा। मानते हैं आपकी? नहीं। तो उन्होंने कहा साहब इनसे लो जीएसटी कंपनसेशन सेस और इससे भरपाई करेंगे अगर कल को करनी पड़ी तो।
और जेटली साहब को आपको पूरी बात बता ही रहे हैं, सुन लीजिए। जेटली साहब को उस समय पता नहीं था कि वो जो बोल रहे हैं 2017 में कि साहब 19 में कोविड आ जाएगा, और कोविड के आने की वजह से लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी धड़ाम हुई, सेली कहां थी, कलेक्शन कम हुआ। स्टेट ने कहा साहब हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ बिकॉज ऑफ जीएसटी, भरपाई करिए। तो इसलिए आया। अब और चर्चा इसकी बाद में करेंगे। तो ये 5 से बने 35, 5 से 35 कैसे हो गए, 31 हो गए एसजीएसटी एक्ट। एक काउंट कराता हूं, एक सीजीएसटी, 31 स्टेट, 32 हो गए, 33वां आपका इंटीग्रेटेड हो गया, 34वां यूटीजीएसटी हो गया, और 35वां जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट हो गया। आपको ये सारे पढ़ने हैं, पूरे 31 स्टेट एक्ट पढ़ने जी पढ़ने हैं। बड़ा भयानक करिकुलम हो गया, इतने सारे एक्ट कैसे पढ़ेंगे सर। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जितने एसजीएसटी हैं वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है, सेम बनाए गए। जैसे वैट में जो डिस्पैरिटी थी, वो डिस्पैरिटी यहां नहीं रखी गई, और यहां पे सारे में सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी जीएसटी एक्ट कुछ और कहता है और हरियाणा जीएसटी एक्ट उसी बारे में कुछ और कहता है, सब पे सब कुछ सेम है। इवन जो सीजीएसटी एक्ट है उसी को कॉपी पेस्ट करके एसजीएसटी बनाए गए, और जहां जहां सेंट्रल था उसको स्टेट कर दिया गया। तो मुबारक हो, आपको एसजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ने, बिना पढ़े भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आप सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे वही है एसजीएसटी एक्ट। आपका तरीका देखो कितना एकदम से दिल पे राहत मिली होगी, है ना। 2.5 किलो का हाथ आधा किलो का लगने लगा होगा, वजन कम हुआ। समझ में आ रहा है आपको। तो पढ़ सब लेंगे लेकिन इतना पढ़ना नहीं। तो खास बात ये रही कि पहले जो यूनिफॉर्मिटी की कमी थी वो यूनिफॉर्मिटी ये लेकर के आए। ओके जी, ओके सर। इसमें से कौन कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और कौन कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, मैं बताता हूं आपको सारी चीजें। देखिए साई साहब, ये जो सेंट्रल जीएसटी है ये तो सेंट्रल के पाले में जा ही रहा है। ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ये कब लगता है, मैंने आपको बताया जब एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट बिकता है, जिसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। याद रहेगा आपको, इंटर स्टेट सप्लाई। इस पे जो आईजीएसटी लगता है ना वो पूरा रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से एलोकेट करती है, आधा खुद रख लेती है और आधा वो जो डेस्टिनेशन वाला स्टेट है उसको दे देती है। तो चार्ज तो लेकिन सेंट्रल कर रही है। इसके अलावा ये जो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट है, ये भी कौन चार्ज करता है। कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट में क्या चार्ज करते हैं, कंपनसेशन सेस चार्ज करते हैं। कौन चार्ज करता है, सेंट्रल चार्ज करती है। बाकी ये जो स्टेट जीएसटी है ये स्टेट गवर्नमेंट, यूटी जीएसटी यार सेंट्रल के पास ही रहा है, लेकिन उसके लिए एक अलग अकाउंट खुला है जो यूटीज के डेवलपमेंट पे खर्चा होता है। तो अगली अगर आप पॉइंट पढ़ें, इंटीग्रेटेड जीएसटी, कंपनसेशन सेस, सेंट्रल जीएसटी, ये सब चार्ज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी ऊपर बताया था जितनी भी टैक्सेशन पॉलिसीज हैं या कोई अमेंडमेंट है या उनका इंप्लीमेंटेशन है, ये सब किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल की जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। जीएसटी काउंसिल सबसे एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी कौन है हमारे जीएसटी में रिकमेंडेशन देने के लिए, पॉलिसीज वगैरह, प्रिंसिपल्स वगैरह फॉर्मुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर हैं। और साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आप दिमाग कर लीजिए, टैक्सेबल इवेंट जो जीएसटी में है वो है सप्लाई। है सर ये क्या है सर ये होता क्या है, टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब होता है सर, मैं बताता हूं। टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जिस इवेंट पे टैक्स अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, आपने पढ़ा कि इनकम टैक्स तब लगेगा जब आप इनकम एक दायरे से ऊपर कमाएंगे। अगर हम इनकम ही नहीं कमा रहे तो काहे का इनकम टैक्स। जैसे पहले एक्साइज हुआ करता था, अब आपको ये भी बड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले एक्साइज हुआ करता था, तो एक्साइज में जो टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, कि अगर आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो एक्साइज लगता है। सर्विस टैक्स हुआ करता था, उसमें प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ करता था टैक्सेबल इवेंट। गुड्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट वगैरह में सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ करता था। मतलब जितने लॉस थे उन सबके अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे, कि ऐसा करेंगे तो ये एक्ट आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा, ये टैक्स आपके ऊपर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब इसमें कलेश क्या था वो सुनो। जैसे एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग था टैक्सेबल इवेंट, और पूरे एक्साइज एक्ट में कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन डिफाइन नहीं थी कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, पूरे एक्साइज एक्ट में कहीं नहीं था। अब इसमें बड़े कलेश होते थे, बड़े डिस्प्यूट होते थे, बहुत सारे केसेस होते थे।
जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हमने मिल्क लिया और मिल्क में मिला दिया इलायची, तो वो बन गया फ्लेवर्ड मिल्क, उसको बेच रहे हैं। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? मतलब ये हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये डिस्प्यूट समझिए। एक्साइज डिपार्टमेंट कहता था साहब मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ड्यूटी दीजिए, वो कहता था ये काहे की मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आता है ना, तो आपके दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी मशीन, कुछ बड़ा बड़ा बन रहा होगा। हमने एक पेपर लिया प्लेन, उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंटेड पेपर बना दिया, उसको कुछ लिख दिया, प्रिंटिंग कर दी। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? बड़ा कलेशी वर्ड था साहब मैन्युफैक्चरिंग। आप समझिए, हम लोग के समय पे हम लोग तो एक्साइज पढ़ के गए थे, एक इतनी मोटी बुकलेट केस लॉ की पढ़ के गए थे एक्साइज के ऊपर कि इतने केसेस हैं। अब समझिए बात साहब, लॉ मेकर ने जब जीएसटी बनाया ना, तो वो बड़ा समझदार हो चुका था। वो पुराने सारे लॉज देख के आया था, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं कि लॉ मेकर ना घाट घाट का पानी पी चुका था। घाट घाट का पानी समझते हैं? ये बड़ा पहुंचा हुआ बंदा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए कहते हैं बड़ा घाट घाट का पानी पिए बैठा। वो बड़ा सोच समझ करके उसने जीएसटी लॉ बनाया। अगर मैं समझाऊं आपको, जैसे 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, उनमें से सारी अच्छी अच्छी चीजें उठाई, एक्साइज का जो अच्छा था, सर्विस टैक्स का जो अच्छा था, वैट का जो अच्छी चीजें जो उठाई, सब में से उनको मिक्सी में डाला, उसको चला दिया, और जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ है वो है जीएसटी। ये लिखिएगा नहीं कहीं। तो जीएसटी में उसने कहा साहब टैक्सेबल इवेंट होगा सप्लाई, उसने मैन्युफैक्चरिंग वर्ड नहीं यूज किया, उसने प्रोविजन ऑफ सर्विस वर्ड यूज नहीं किया, उसने सेल वर्ड यूज नहीं किया। वो नहीं कह रहा है कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सेल, वो कह रहा है सप्लाई है। और पुराने लॉ में जो खामी थी, बाल बाल बचा लिया भगवान ने। लॉ मेकर ने कहा भैया सप्लाई क्या होता है हम बता देंगे। उसने सप्लाई को डिफाइन किया, सप्लाई बताया क्या चीजें सप्लाई होती हैं और क्या चीजें सप्लाई, उसको पता। घाट घाट का पानी पिए बैठा था, कहता है अगर भाई साहब हम यही नहीं बताएंगे कि सप्लाई क्या होती है तो फिर विवाद होगा। तो उसने सप्लाई डिफाइन किया। आप ये भी पढ़ेंगे, एक दो टन लगेंगे उसको पढ़ाने में, सप्लाई क्या होती है और सप्लाई क्या नहीं होती है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब समझ गया? टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट जहां पे टैक्स अट्रैक्ट होता है। मतलब मान लीजिए, सपोज करिए आपने घर पे मम्मी को 1 गिलास पानी पिला दिया, क्या जीएसटी लगेगा? इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्या ये सप्लाई है। हम आपसे आंसर ना पूछ रहे हैं ना बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं क्या उसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं। तो अगर वो सप्लाई होगी तो लगने की बात आएगी, नहीं होगी तो लगने की बात ही नहीं आएगी। ठीक है सर, इसके अलावा आपने बताया कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लगाया गया। सर सभी पे लगता है जीएसटी? मतलब बेटा, मतलब सर गुड्स गुड्स पे भी लग रहा है, सर्विसेज पे भी लग रहा है? हाँ बेटा, सब पे लग रहा है। सर मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी है, छोटा मतलब कितनी हाइट? नहीं, हाइट से छोटा नहीं, छोटा मतलब उसका सेल वगैरह बहुत ज्यादा नहीं। मान लो एक परचून की दुकान वाला है, पूरे साल की 10-12 लाख की सेल है, और गवर्नमेंट कह रही है यार इन सबसे अगर हम जीएसटी लेने लगेंगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। उस बंदे से हम कहेंगे भैया जाओ जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ, वो कह रहा है हमको तो पता नहीं कैसे होता है, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, ये काम कर रहे हो सकता है यस और नो। अपने इंडिया में आप जानते हैं लिटरेसी रेट कितना है ना? अब या तो फिर वो किसी सीए, सीएस, एडवोकेट, किसी जानकार को अपॉइंट करो, अपॉइंट करेगा तो वो अपनी फीस लेगा, तो वो कमाए या फिर वो आत्महत्या कर ले। जब भी कोई लॉ लगाया जाता है ना, तो उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे दी जाती है कि साहब इतने रुपए तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप मत कराओ रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में भी तो आपने पढ़ा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पढ़ी ना इनकम टैक्स में आपने, कि भैया 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, न्यू स्लैब में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, पढ़ा ना आपने? सेम तरीके से ये ऐसा नहीं कि जीएसटी लेके आया, पहले भी सर्विस टैक्स में भी थ्रेशोल्ड लिमिट थी, वैसे जीएसटी में भी थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतने तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए 40 लाख है, कुछ के लिए 20 लाख है, कुछ के लिए 10 लाख है। किसके लिए क्या है वो जब रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आएगा मेरा इसी में, तब वहां पे मैं कवर करूंगा। तो पढ़ते हैं जरा, थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर जीएसटी 40 लाख, 20 लाख, और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 लाख, और मैंने लिख भी रखा है ब्रैकेट में, विल बी डिस्कस लेटर। स्पेशल पर्पस व्हीकल ऊपर बताई दिया आपको कि जीएसटी एन बनाया गया, काय के लिए बनाया गया? आईटी नीड्स को कैटर करने के लिए। जीएसटी के फ्रेमवर्क की बात करते हैं। आप सभी को पता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल समझते हैं? फेडरल मतलब, फेडरल कंट्री का मतलब जहां पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेंट्रल का अपना रोल है, सेंट्रल के अपने काम है, स्टेट्स के अपने रोल है। जैसे पुलिस वगैरह स्टेट के अंडर आती है,
आर्मी वगैरह सेंट्रल के अंडर आती है। अब सबके अपने रोल हैं, सबको अपने रोल को निभाने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? हाँ, सबको। आप आज बढ़िया से बैठे हैं, बाहर जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन्ड है, तो उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी पुलिस वालों को? वो कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे, स्टेट गवर्नमेंट दे रही, स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से मिलेगा? आपसे टैक्सेस लेंगे ना। तो हमारे यहाँ फेडरल कंट्री है ना? ये तो एक साइड हुआ, दूसरे साइड आप देखते ही हैं, बड़े बड़े नेता फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, 10 गाड़ी आगे जा रही हैं, 20 गाड़ी पीछे जा रही हैं। वो किसके पैसों से जा रहे हैं? हाँ, आपके पैसों से। वो कहेंगे नहीं, लेकिन है तो आप ही गई। तो खैर, इंडिया, ये लिख के नहीं आना, मैं बताता रहता हूँ आपको क्या लिख के आना है। आप समझ पा रहे हो ना कि क्या लिख के आना है क्या नहीं? हाँ। एक बार एक बच्चा था, वो ना उससे जो जो बोलते थे, एक बार हमने टेस्ट लिया, हमने देखा उसे सब लिख दिया। उसकी मेमोरी बड़ी तेज थी, जो जो एग्जाम्पल पता नहीं लिख लेता था कि क्या था, सब लिख डाला, ऐसा ऐसा ऐसा। तब से हम भांति भांति के बच्चे मिलते रहते हैं, डर भी लगता है बोलते समय, मतलब एग्जाम में ही लिखाएं सबसे घटिया मॉडल डुअल टैक्सेशन मॉडल, ऐसे नहीं लिख के आना, अपनी चीजों को प्रेजेंट अलग तरीके से करना है। वेरी फ्यू कंट्रीज इंप्लीमेंट डुअल टैक्सेशन, इंडिया इज वन ऑफ देम। आप समझ पा रहे हैं? मुंह पे बेइज्जती नहीं करने का, है कि नहीं? चलो ठीक है, ओके। तो इंडिया फेडरल कंट्री है, जहां पे दोनों के पास काम है, तो दोनों अपने अपने टैक्सेस लगाते हैं, इसलिए डुअल टैक्सेशन मॉडल सब, वेयर बोथ सेंटर स्टेट्स हैव बीन असाइन्ड द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स थ्रू रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। अब यहां ये थोड़ा ना लिखेंगे कि दोनों मन नहीं रही थी इसलिए जाकर के डुअल लगाया गया, दोनों स्टेट मान नहीं रहे थे, ये इसको समझाया कैसे? क्या फेडरल कंट्री, दोनों का अपना काम है, दोनों को अपना पैसा चाहिए, इसलिए डुअल लगाया गया। और डुअल जीएसटी इज दस इंप्लीमेंटेड कीपिंग इन माइंड हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है फिजिकल फेडरलिज्म की। मतलब बाकी दुनिया तो काम ही नहीं कर पाती, बाकी दुनिया भी तो कर ही रही, वो लेती, सेंटर लेती, बांट देती स्टेट्स को, तुम भी ये कर लेते, लेकिन कह रहे नहीं साहब, हम अलग है। ओके, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एट दी सेंट्रल लेवल। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए घर पे मम्मी ने आपसे कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो आप क्या कहते हैं? आमतौर पे आप कहते हैं पापा को आने दो, है ना? उल्टा जमाना हो गया, पहले मम्मियाँ कहा करती थी पापा को आने दो, बच्चे कहते पापा को आने दो जरा शाम को। अच्छा, पापा ने डांट दिया तो आप किसके पास जाएंगे? अगर जॉइंट फैमिली रेट से ताऊ जी वगैरह के पास, ताऊ जी ने डांट दिया तो दादाजी के पास। उल्टा थोड़ी ना करते कि दादाजी ने डांट दिया तो अभी पापा को बता के आते हैं, पापा खुद ही डरते हैं दादाजी से। तो सेम तरीके से डिपार्टमेंट में किसकी क्या रैंकिंग है, कौन जूनियर है कौन सीनियर है, आइए देखते हैं। सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको कौन हेड करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी। उसके अंदर आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसको हेड करता है रेवेन्यू सेक्रेटरी। उसके अंदर आते हैं दो बोर्ड, एक सीबीडीटी, एक सीबीआईसी। सीबीडीटी मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स का है, तो मैं बात ही जीएसटी कर रहा था, तो दूसरा कौन सा हुआ? सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसका पहले नाम हुआ करता था जीएसटी आने से पहले सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसको चेंज करके सीबीआईसी नाम, जिसके अंदर चेयरमैन है, मेंबर्स हैं। इनके अंदर बने हुए सीबीआईसी के अंदर आते हैं रीजन्स, रीजन्स के अंदर जोन्स, जोन्स के अंदर कमिश्नरेट्स, कमिश्नरेट्स के अंदर डिविजन्स। यानी डिविजन्स इनको रिपोर्टिंग करती हैं, ये कमिश्नरेट्स को, कमिश्नरेट जोन को, जोन्स रीजन को, और रीजन्स ऊपर पहुंचाते हैं। सबके पिताजी बने हुए हैं ना रिपोर्टिंग लेने के लिए। तो ऐसे ही देखें, अगर सीबीआईसी को हेड करता है चेयरमैन मेंबर, रीजन्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के अंदर आते हैं, जोन्स चीफ कमिश्नर हो गए, कमिश्नरेट्स कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, एंड डिविजन्स में डिविजनल ऑफिसर या डेप्यूटी कमिश्नर। तो ये रैंकिंग के हिसाब से, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए हो गया, बाकी एक दो बार आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसे जीएसटी आया ना, गुड्स और सर्विसेज पे लगाया गया, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे गुड्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आज भी जीएसटी नहीं लगता, अपना पुराना ही टैक्स लगता है, पुराना वही एक्साइज वैट लगा करता है, आज भी जीएसटी नहीं लगता। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल डीजल वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब सर टैक्स नहीं लगता? टैक्स तो है,
बहुत भयानक टैक्स है। जितने का आप खरीद रहे हैं उसका 50% से ज्यादा तो टैक्स है, बट जीएसटी नहीं है। पुराना वही स्टेट एक्साइज वैट ये सब लग रहा है। यानी क्या ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं? आइए देखते हैं। आज भी नहीं लगता इन पे, समझ रहे हैं हम बात को, इन पे जीएसटी नहीं लगता, पुराने टैक्सेस लग रहे हैं आज भी। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल समझते हैं, मदिरा, दारू, शराब, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब इंसान के पीने के लिए, उन पे जीएसटी नहीं है, पुराना ही लॉ चल रहा है। बट उसके जगह अल्कोहल और भी जगह यूज होता है, जैसे ड्रग्स वगैरह में। ड्रग वो नहीं, चरस गांजे अफीम की बात नहीं कर रहे हैं हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं। और फैक्ट्रीज में बहुत जगह पे यूज होता है, ऐसा स्पिरिट्स यूज होता है, उन सब पे जीएसटी लगता है। बट जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है ना, चीयर्स करके जो पीते हैं, उन पे नहीं लगता। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता। जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो 5 चीजों की बात कर रहे होते हैं। 5 मतलब एक पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रिट मतलब पेट्रोल, पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल, ठीक है ना, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल, गैस भी आप समझते हैं, एंड एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन्स वगैरह में पड़ता है। इन सब पे जीएसटी नहीं है, इन पे आज भी पुराना है। इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों के आप बिजली का मीटर लगा है, प्रीपेड है पोस्टपेड है? प्रीपेड। अच्छा, पोस्टपेड अगर किसी के हो तो बिल अगर कभी आप ध्यान से देखें तो उस पर आज भी जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, तो इसको बाहर रखा गया है। प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो जीएसटी थोड़ी ना लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। मोटर व्हीकल टैक्स, जो आप रोड टैक्स वगैरह लगता है, जब मोटर व्हीकल खरीदते हैं ना तो रोड टैक्स वगैरह देना होता है। इसका मतलब ये नहीं पढ़ा रहा हूँ मोटर व्हीकल टैक्स की कार पे जीएसटी नहीं लगता, कार खरीदने पे जीएसटी लगता है। कार जब खरीदते हैं तो अपन आरटीओ कराते हैं ना, आरटीओ समझते हो, रजिस्ट्रेशन का, वो भी तो टैक्स है ना, तो वो टैक्स वही लगता है जो पहले लगता है, वो जीएसटी नहीं लग रहा है कि उसको हटा करके जीएसटी लगने लगा, तो वो रोड टैक्स ही लग रहा है। समझ पा रहे हैं? कार पे जीएसटी लगता है क्या, कार खरीदने पे? हाँ जी लगता है, ठीक है, ओके। और साहब एंटरटेनमेंट टैक्स, जो लोकल बॉडीज चार्ज करती हैं उन पे भी जीएसटी नहीं लगता। तो ये जो है, कितने हुए गिनो जरा, 6 हो गए। इन 6, ये 6 जीएसटी के दायरे से बाहर है। जब जीएसटी लॉ आया तो आने के बाद बड़ी जगह पे खबरें आई, तोड़ फोड़ की खबरें आई। बताता हूँ क्या हुआ। जैसे जीएसटी आया तो लेट से कुछ यार दोस्त, भाई अपने इंडिया में ना लोग क्या है ना, फुल फॉर्म समझ के सोचते हैं कि हमें सब आ गया, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस। दूसरा ऐड हो जाता है, एक देश एक कर, है ना, तो बाकी कोई कुछ पढ़ता अड़ता नहीं है। बहुत कम ही लोग, आप लोग की तरह किस्मत वाले लोग तो कम ही होते हैं जो पढ़ पा रहे होते हैं, है ना। बाकी सब कहते हैं हमको आ गया। तो बहुत जगह पे क्या हुआ, कुछ लोग पहुंचे खाने पीने, खाने और पीने, बाद में बिल आया और बिल में लग करके आया जीएसटी और वैट। खाने के सामान पे लग के आया जीएसटी और पीने के सामान पे लग के आया वैट। उन लोगों ने कहा साहब तुम पागल बना रहे हो, हमें समझते नहीं हो, अब तो जीएसटी आ गया, वैट कैसा, एक देश एक कर। लेकिन साहब वो तोड़ फोड़ हुई, वो सब वो सही था, सही है। क्यों? क्योंकि वहां साहब वो जीएसटी दायरे से बाहर है ना, अभी भी इसमें पुराना ही लग रहा है। क्लियर हो गया आपको? ओके। एक बात आपको और अच्छी बताना चाहूंगा, जेटली साहब बहुत अच्छा काम करके गए, मैं बताता हूँ क्या। इनमें से ये जो चीज है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसमें जेटली साहब चाहते थे कि जीएसटी आ जाए, बट स्टेट्स नहीं माना, क्योंकि कलेक्शन कम हो जाता। अभी बहुत भयानक टैक्सेस हैं, टैक्सेस कम हो जाते, स्टेट्स के कलेक्शन कम हो जाते, स्टेट्स नहीं माना। बट इन्होंने क्या किया, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी एक्ट में लिखवा दिया, और उसमें लिखवा दिया कि इस पे जीएसटी तब से लगेगा टू बी नोटिफाइड, जब हम नोटिफाई कर देंगे। नोटिफाई कैसे होगा, काउंसिल की मीटिंग के साथ। अभी तक नहीं हुआ है ना, आगे होने वाला है। अच्छी बात इसमें यह थी कि अगर कल को लगाना होगा तो पूरा एक्ट नहीं अमेंड करना पड़ेगा, एक्ट में पावर है। तो ये दूरदर्शी सोच करके गए कि कभी भविष्य में पुराने हटा करके अगर लगाने का हो तो लगाया जा सकता है। बाकी की बात करें तो बाकी में फिर तो बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं। बाकी
चीजों में अगर जीएसटी लगाने की बात होती है तो। खैर अभी ये सारे जीएसटी के दायरे से बाहर है। कोई डाउट आता है किसी को? इनके अलावा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी भी लगता है और जो पहले लगा करता था वैट वगैरह, एक्साइज वगैरह, वो भी लगता है। यानी एक्साइज भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है। वो है टोबैको। टोबैको समझते हैं? चैनी खैनी सुना है आपने? चैन से मजा लो। देखिए समझना हमें सब पड़ता है, नॉलेज पूरी रखनी पड़ती है। हम खाते पीते कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए पूरा पता होना चाहिए। तो टोबैको, और मेरे को कुछ अपने टेन्योर में ऐसी फैक्ट्रीज के कुछ ऑडिट करने के लिए भी मौका मिला है, तो इसलिए और जानकारी थोड़ी हो गई। मैंने लिकर की फैक्ट्री का भी ऑडिट किया है, ये टोबैकोज वगैरह में भी किया है, तो थोड़ा इसलिए और जानकारी हो गई। ओके, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट वुड बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। इन एडिशन, सेंट्रल वुड हैव द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। यानी टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी भी लग रहा है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है। यहां तक समझ में आ गया? इनके जो वेयर हाउसेज होते हैं ना, जैसे लिकर वगैरह के, सिगरेट वगैरह के स्टोर होता है ना जहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एक्साइज के डिपार्टमेंट वाला अपना ताला लगा के रखते हैं फैक्ट्री में। कोई भी सामान निकलना है तो पहले उनसे बोला जाता है कि सामान निकलना है कहाँ, अपनी निगरानी में निकालते हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन है। जब देश में लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो आपको याद होगा दारू खोल दी गई। लंबी लंबी लाइन लगा, मतलब बेसिक नेसेसिटी का आइटम। बच्चा चाहे दूध पीने के लिए तरस रहा हो, दूध ना मिल रहा हो, सरकार कही दारू पिलाओ। हाँ, उस समय तो दारू पीने वालों को काफी गर्व भी हुआ कि देखो देश हम चला रहे, सच सही मायने में वही चला रहे थे फिर तो, है ना। लोग गद्दे में ले गए वो, मतलब आप समझिए, उन्होंने कहा साहब हमारा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। खैर, तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी जीएसटी के बारे में थी। और कुछ पूछ रहे हैं आप क्या? सेस का मतलब एक तरीके से टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, और एक ऐसा कह सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक पर्पस के साथ कि इसका पैसा हम किस चीज के लिए यूज करेंगे। जैसे इनकम टैक्स में आपने पढ़ा था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस डजंट मीन्स एनीथिंग एल्स, उसका मतलब टैक्स ही है, बट वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहे। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ले रहे थे कि हेल्थ पे खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। जैसे ही जीएसटी कंपनसेशन सेस जो लेते हैं कि हम सरकार स्टेट्स की भरपाई के लिए, स्टेट्स का जो नुकसान हो उसकी भरपाई के लिए इस सेस के पैसे को यूज करेगी। ठीक है, तो ये मतलब होता है। और कोई डाउट किसी का, आप लोग में से किसी का कोई डाउट? नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए अपन इतना करते हैं, अगले टाइम लाइन से चीजें पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।